हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाकर पहले देख लें। फर्स्ट वाला, उसमें क्या है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का लेक्चर का क्या नाम है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर पूरा फोकस होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके पीछे का जो थोड़ा सा हिस्ट्री है उसको देखते हैं कि ये कैसे एंटर करेगा, ये होता क्या है। चलो, हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पूरा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट है आपका रेडिएशन और सेकंड है आपका मैटर। ठीक है, होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज रेडिएशन एज वेल एज मैटर। अब हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, रेडिएशन इज द एनर्जी। क्लियर, ये एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में मिलता है, वेव के फॉर्म में मिलता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं रेडिएशन का, जैसे सपोज हम लकड़ी जलाएं, लकड़ी जलाने के बाद उसका जो हीट हम फील कर रहे हैं वो फील कैसे कर रहे हैं, ड्यू टू द रेडिएशन। और ये रेडिएशन एक सोर्स से निकल कर स्पेस में जाता है, और किस स्पीड से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो रेडिएशन इज बेसिकली एनर्जी विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोर्स। ओके, किसी ना किसी सोर्स से निकलेगा एंड मूव्स इन स्पेस विथ स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया। तो एनर्जी बेसिकली, रेडिएशन जो है वो बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है जो स्टार्ट किसी ना किसी सोर्स से होगा और वो मूव करेगा किस में, स्पेस के अंदर, किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट के। जैसे एग्जांपल दिए वुड का, अगर वुड को हम लोग जलाते हैं, फायर करते हैं इधर से, तो यहाँ से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। क्लियर हुआ, और उसका हीट हम लोगों को फील होता है। तो ये जो हीट फील हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन। सन वाले के केस में भी वैसे होता है कि सनलाइट जब आता है तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो दैट इज़ नोन एज रेडिएशन। तो रेडिएशन बेसिकली क्या है, एक एनर्जी हुआ। क्लियर, अब इसका कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि रेडिएशन क्या है, एक एनर्जी है जो किस फॉर्म में मूव करता है, वेव फॉर्म में। तो जब वेव फॉर्म में मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। कैसे जानना चाहिए, जैसे वेव का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं जिसके पास फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुआ, वेवलेंथ हो, है ना, ये सब वेव का प्रॉपर्टी है। तो इसको फॉलो करना चाहिए। मतलब एनर्जी जो मूव करेगा उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्लियर, तो रेडिएशन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं मैटर पे। एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया रेडिएशन है क्या। वो लकड़ी वाला एग्जाम्पल बढ़िया है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो हीट फील करते, या फिर लोहार के दुकान पे जब जाओगे देखोगे कि रॉड को गर्म करता रहता है ना, रेड हो जाता है, रेडिश एकदम हॉट रेड, और उससे क्या होता है, चिंगारी निकलना शुरू होता है, रेडिएशन। तो वो जो है चिंगारी, दैट इज़ नोन एज रेडिएशन। तो एक तो हमारा पूरा यूनिवर्स में रेडिएशन है, और दूसरा क्या है, मैटर। क्लियर, मैटर क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। अगर साइंस के हिसाब से हम मुझे ऐसे बात करते हैं कि मैटर जो है विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह लेता है, जो जगह छेकता है, बोलते हैं हम लोग, है ना, जो जगह लेता है, दैट इज नोन एज मैटर। और इस मैटर के पास क्या होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है ना। जैसे ये पेन, इट इज़ अ मैटर, हम लोग भी मैटर है। तो मैटर जो जिसके पास स्पेस हो, और हम लोग एक बात बोल सकते हैं, एनीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर। कुछ भी हम लोग के चारों तरफ, वो सारा क्या है, उस मैटर है। क्लियर,
किसको छोड़कर? रेडिएशन को छोड़कर। बात समझ में आ गया? तो ये जो मैटर है, अब कोई पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि ये मैटर जो है वो कैसे बना? तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। क्लियर है? तो ये जो मैटर बना है वो क्या है? कैसे? एटम से। और अब यहाँ से एंटर होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखोगे कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना। और एटम का पिक्चर हम लोगों के दिमाग में ऐसा है पहले से कि एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिवॉल्व करता है। ये पिक्चर सबके दिमाग में मोस्टली रहता है। ठीक है? तो मैटर बना किससे? एटम से। अब एटम के अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? सिर्फ एटम के अंदर इतना ही पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होता है। वो पार्टिकल क्या कहलाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये जो एटम के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल सिर्फ 3 नहीं है, कई है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपका क्वार्क है, ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। न्यूट्रिनो है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। टोटल 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, वो क्लियर है? तो हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम के अंदर में बहुत सारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? तो पूरी कहानी ये समझ में आई। इसको एकदम शॉर्ट समरी में हम समझा दे रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा कि ये रेडिएशन है पहला। ठीक है? यूनिवर्स में रेडिएशन है, मैटर है। ठीक है? ये रेडिएशन किस तरह से होगा? ये एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। अब मूवमेंट इसका कैसा होता है? वेव। तो ये वेव के पास, जब वेव होगा तो इसके पास भी एनर्जी होगा। ये एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज़ द एनर्जी, H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। देखो आ गया। वेव के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। और वेव वाला को जब फॉलो करेगा दैट इज नोन एज रेडिएशन। दूसरा पार्ट में आया कि मैटर। मैटर बेसिकली क्या होता है? विच ऑक्यूपाइज स्पेस, वो जो जगह लेता है उसको। ठीक है? दूसरा, उसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, और एक लास्टली हम लोग बात की कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सब मैटर है। हम भी हैं, आप भी है, सब कुछ है, पेन है, डस्टर है, सब कुछ है। ठीक है? चलो ये फिनिश हो गया। अब हम लोग मैटर को बोल रहे हैं कि मैटर किससे मिलकर बना होता है? तो मैटर बना होता है आपका एटम से। और एटम का पिक्चर हमारे पास है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसलिए हम जल्दी में बता दे रहे हैं। ये क्लियर हुआ? चलो अब आओ यहाँ पर आराम से हम लोग हाँ, लेकिन क्या है कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है जो हम लोग को यूज करना है? ये मोस्ट कॉमनली जो हम लोग जानते हैं बेसिकली, इसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ऐसे बहुत सारा हम लोग देखे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्वार्क था, ये सब हम लोग देख लिए। लेकिन उसमें से हम लोग को फोकस कौन सा करना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, कि क्या इसका कुछ मास होता है? बिल्कुल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मालूम होना चाहिए। इसको आपको याद रखना, इजी रहेगा। यूज़ होता है डायरेक्ट 1.6 इंटू 10⁻27, और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है, 647 करके होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इतना मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास क्या है? इसके पास मास है। ये क्लियर हो गया? चलो अब जब ये मास है तो ये किसी ना एटम के अंदर जैसे ये शिफ्ट किया हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसके पास अगर ये मास है तो क्या इस पर फोर्स कुछ लगता है, या क्या किसी फोर्स से बंधा हुआ है? ये एग्जिस्ट कर रही है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर है? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर में क्यों है? क्या कुछ ऐसा फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है? अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि इसके पास मास है, तो क्या मास होने की वजह से कोई फोर्सेस लगता है?
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मास की वजह से एक फोर्स एक्ट करता है जो हम लोग सब लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम मास को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज समझना है कि ड्यू टू मास, किसी भी बॉडी के अंदर में अगर मास है तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम होगा, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला हुआ। ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या था? ये इसका स्टेटमेंट ये था कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके पास अगर मास है तो क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सही तो है, अगर m1 m2 है पढ़े होंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, या हम लोग ऐसे बोलते थे स्टेटमेंट में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। क्लियर? अब इसको जब हम लोग कंबाइन करते थे तो एक आता था क्या? कांस्टेंट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लगता था। ये थोड़ा जल्दी में बता दी क्योंकि 9 क्लास में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, और सॉरी 11 में तो अभी पढ़ के ही निकले। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्यों होता है? ड्यू टू मास। किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास है तो ये फोर्स लगेगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक और चीज़, ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव। यहाँ पर सिर्फ दो बात का मतलब है, उसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक मास है और क्या होना कि मास की वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। चलो ये बात हम लोग सीख गए। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रखा हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज कुछ r, तो क्या ये फोर्स लगेगा? यहाँ पर बिल्कुल लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि मास है अगर तो ड्यू टू मास क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर? और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है कि नहीं होता है? ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बताएं जस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मास की वजह से, और ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो अगर अट्रैक्टिव है तो होना क्या चाहिए था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? होना चाहिए था ना, मास है भैया, ठीक है, अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये कुछ और दिखाना शुरू करता है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम फिर शुरू होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी देख लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी के पास मास होगा। हमारे में मास है, दूसरे वाले बॉडी है उसके पास भी मास है, सब में अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसीलिए जो है अर्थ पर जब हम लोग एग्जिस्ट करते तो हमारे पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हो गया, और ये हमेशा कैसा हो रहा? अट्रैक्टिव। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर सेम यूनिट में 1 सेंटीमीटर में है तो 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? जी का वैल्यू ग्रेविटेशन 6.67 × 10⁻11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग अभी देखें 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि ये भी है, दोनों स्क्वायर हो जाएगा मिलकर, डिवाइडेड बाय 10⁻² मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.5 × 10⁻67 न्यूटन। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि इतना फोर्स हो रहा है अप्लाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस पर है? 1 सेंटीमीटर पर है तब। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मालूम है
ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, तो हम लोग दो प्रोटॉन्स के बीच में भी निकाल सकते हैं। अगर वो 1 सेंटीमीटर पर है तो जब आप निकालोगे तो इसका आएगा 1.86 इंटू 10⁻34 न्यूटन। ये सब निकाल कर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट यूज़ होने वाला है, तो थोड़ा फील आएगा कि हाँ ये पता है। दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी देख सकते हैं, ठीक है। दो न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फॉर्मूला हो, हाँ, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी देख सकते हैं 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन है। तो ये जो दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा याद रहना चाहिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये निकालने का तो तरीका आ गया हम लोगों को। चलो अब आगे देखते हैं। तो इतना बात हम लोग को समझ में आया कि मास है भैया, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। क्लियर? चलो ठीक है, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब यहाँ पर थोड़ा फिर अच्छे से देखो कि अगर दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन ये जो होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसा होना चाहिए बताओ? अट्रैक्टिव। सही बात है, ये अट्रैक्शन होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है? कभी सुने हो दो इलेक्ट्रॉन अगर है तो अट्रैक्ट कर रहा? नहीं, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है ना। हाँ, इसका ये मतलब हो गया कि ये मास तो है, मास होने की वजह से अट्रैक्शन होना चाहिए ये, लेकिन ये क्या दिखाता है कि ये बॉडी क्या होता है, ये क्या दिखाता है कि ये दोनों रिपल्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो दोनों के अंदर मास है तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन होना चाहिए था। तो क्या ये वाकई में अट्रैक्ट करता है? नहीं करता अट्रैक्ट, ये बल्कि शो करता है एक दूसरे को, क्या करता है? रिपेल करता, मतलब रिपल्शन फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया इसके अंदर? मास था तब तो ठीक, इसके अंदर क्या हो गया ऐसा कुछ? तो इसके अंदर एक मास के अलावा भी कुछ ऐसा कीड़ा है जो इसको मजबूर कर रहा है रिपेल होने पर। क्लियर? मास था तब तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन मास था तो अट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये रिपेल करे, इसका मतलब मास के अलावा भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के अंदर लाई कर रहा। वही एडिशनल प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? चार्ज। अब तुमको भी समझ में आ गई होगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिपेल क्यों करता, पहले से ही मालूम होगा, लेकिन वो देखो फील कैसे आ रहा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम मास, मास के अलावा, apart from mass, an additional property lie inside particle, and that additional property is known as, क्या कहते हैं उसको? चार्ज। क्लियर हुआ? तो ये जो मास के अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज चार्ज, और यही चार्ज मजबूर कर रहा है क्या? रिपेल होने पर। अब बात समझ में आया? तो अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, चार्ज हम लोग समझ गए, लेकिन ये हमें बताइए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, मास है तो लगेगा ही लगेगा। तो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा। हम लोग को अभी पढ़े कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहता है तो वैल्यू अभी हम लोग देखें कितना था, 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन था। ये लग रहा है उसके अंदर। ये मास वाला तो चक्कर हम लोग समझ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स था दोनों, अब ये दोनों क्या शो करता है? बेसिकली ये शो करता है रिपल्शन। ठीक है, तो ये जो रिपल्शन लग रहा है फोर्स, वो क्यों लग रहा है? अभी हम लोग पढ़े ड्यू टू चार्ज। चार्ज आ गया तब ना लग रहा, और जब चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। और इसको शो करेंगे क्या?
एफ ई से। अब समझ में आया कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ड्यू टू चार्ज कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर कैसा है? रिपल्शन है। तो क्या हमेशा रिपल्शन होगा? ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या रिपल्शन रहेगा? ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्शन भी होगा। अब देखो कैसे, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लिए और प्रोटॉन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? चलो, तो हम लोग एक चीज़ समझ गए कि चार्ज वाला के लिए और मास वाला के लिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन था 1 सेंटीमीटर पे, ये कितना फोर्स लग रहा था? हम लोग आ गए थे यहाँ पर पॉइंट पर कि इसमें चार्ज भी है और मास भी है, चार्ज भी है और मास भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू देख लिए 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन देख लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स, यही चीज़ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसके लिए एक लॉ आता है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अब हम लोग जब मान लो कि अभी नहीं पढ़े हुए तो अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। अब देखो ध्यान से, अच्छे से लग रहा है दोनों फोर्स, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रिक भी, लेकिन बड़ा कौन है? आप देखो बड़ा कौन सा हुआ? इलेक्ट्रिक। पावर को देखो, पावर से पकड़ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ इन्फ्लुएंस किसका दिखेगा? जिसका प्रभाव, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा उसी तरीके का नेचर यहाँ पर शो होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेटर है इन्फ्लुएंस और यहाँ पर इस वजह से ये दोनों क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। अब समझ में आया बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गया? चलो, इलेक्ट्रॉन वाला देख ली कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो ग्रेटर था, इसीलिए उसी तरीके का नेचर शो हो रहा था। अब उसमें देखते हैं कि दोनों का रेशियो पूछता है कि Fe/Fg का रेशियो क्या होगा जब दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर पर है तो अप्रॉक्स कितना होगा? 10⁻43। उसी तरीके से प्रोटॉन, अब तो हम लोग को निकालने भी आ गया, अब हम लोग निकाल भी सकते हैं। Fg का तो ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला, अभी हमको कूलम्ब्स लॉ अगर पता हो जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं Fe का भी वैल्यू आराम से। चलो, ये याद रखो, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, 2 प्रोटॉन के लिए इतना हो गया, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के लिए 10⁻39। ये मेमोराइज करना है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो, अब नेक्स्ट देखो, अब सवाल थोड़ा और गंभीर होगा। क्या होगा कि अच्छा ये बताइए सर, इलेक्ट्रॉन आप देख लिए, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन था अब ये रिपेल कर रहा है। अब इसका आंसर हम लोग को परफेक्ट पता हो गया कि ये क्या है? Fg से बड़ा है। लग रहा है Fg भी, लेकिन एक्ट कौन कर रहा है? किसका इन्फ्लुएंस ग्रेटर है? Fe का। 2 प्रोटॉन में रखेंगे तो भी यही हालत होगा, वो भी देख चुके हैं हम लोग वैल्यू के साथ। अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 1 प्रोटॉन रखते हैं, अच्छे से देखना, 1 इलेक्ट्रॉन रखें 1 प्रोटॉन रखें, तो इसके पास भी मास है, इसके पास मास भी मास है, इसके पास भी मास है और प्रोटॉन के पास भी मास है। तो ये दोनों मास की वजह से क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्टिव होगा। चार्ज भी अब पता चल गया है, इसके पास कैसा चार्ज है? निगेटिव, और इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये भी अट्रैक्ट करेगा। ये कौन सा फोर्स? ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सवाल उठता है, हमको तो मालूम नहीं ना कि ये चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है या मास की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी अट्रैक्टिव हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना? तो ये कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करते हैं वही निकाल के, Fg निकाल के और Fe निकाल के।
क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आए? तो यहाँ भी जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी देखते हैं कि Fe जो है वो बड़ा है किससे? Fg से। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बार बार निकालना नहीं, समझा रहे से। तो ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया कि नहीं, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है वो ड्यू टू चार्ज हो रहा है, मास की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज का, मतलब इन्फ्लुएंस किसका है? चार्ज का ज़्यादा है। यहाँ तक बात समझ में आएगी? चलो ठीक। अब बताओ कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, एक और न्यूट्रॉन है। अब बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है और क्यों लग रहा है? इसमें जो फोर्सेस लग रहा है वो कैसा होगा? क्योंकि मास भी होता है न्यूट्रॉन का, तो मास की वजह से कैसा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? नहीं होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज नहीं होता। तो ड्यू टू मतलब चार्ज नहीं होने की वजह से यहाँ पर नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। क्लियर हुआ? ये बात पूरा समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। मास था इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब सुनो, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एराइज होता है, यह हम ऐसे पूछते हैं, चलो तब उसके बाद होगा। अभी अगर हम पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज को कैरी करना, टू कैरी द चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है। क्लियर हुआ? तो अगर हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट किस में दिख रहा है? क्या रिपल्शन है या फिर अट्रैक्शन है? अब सुनो इसका आंसर। जब रिपेल होता है, दो बॉडी जब रिपेल हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल हो रहा, तो यहाँ कंफर्म पता चल जा रहा है कि ये ड्यू टू चार्ज हो रहा। ठीक है, रिपल्शन में। लेकिन अट्रैक्शन वाले में कंफ्यूजन है। ये जब अट्रैक्ट कर रहा है दो बॉडी तो मे बी ड्यू टू द मास की वजह से होता है, या ड्यू टू द चार्ज। एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो जब अट्रैक्शन हो रहा है तो कंफ्यूजन है, लेकिन जब रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ पर श्योर पता चल जा रहा है कि ये क्या है। हाँ, जब रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ श्योर पता चल जा रहा है कि यहाँ पर क्या है? चार्ज है। तो एक क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिखेंगे इसको कि रिपल्शन जो है इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन सा है? रिपल्शन एक श्योर टेस्ट है। आप रिपल्शन से पता लगा सकते हैं कि चार्जेस उसमें एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो रिपल्शन हो गया एक श्योरेस्ट टेस्ट। चलो, तो यहाँ से हम लोग आराम से हम लोग क्या क्या देखें, एक बार हल्का रिवाइज करा देते हैं। हम लोग देखना चाह रहे थे कि ये चार्ज क्या है, तो हम लोग देखें कि दो मास को रख दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब रख रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा था लेकिन वैसा शो नहीं कर रहा था। तो वहाँ से पता चला कि अच्छा मास के अलावा भी इसके अंदर कुछ है, वही जो कुछ है दैट इज़ नोन एज चार्ज। और वही चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज होने की वजह से रिपल्शन हो रहा। फिर हम लोगों ने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन के बीच में कितना होता है नंबर के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फॉर्म देखा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखा कि क्या उसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स देखा उसका क्या वैल्यू है, और दोनों को कंपेयर किया गया। जब कंपेयर किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इन्फ्लुएंस ग्रेटर है, इसीलिए वैसा ही शो हो रहा। बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ज का डेफिनेशन पे पहुँचे। चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारा बन गया, मास के अलावा जो था प्रॉपर्टी, और ये क्या हो रहा था? कभी अट्रैक्ट कर रहा था, कभी रिपेल कर रहा। अब हम लोग पहुंच गए हैं चार्ज के डेफिनेशन पर। ठीक है, कि चार्ज बेसिकली है क्या? तो चार्ज हम लोगों ने देखा कि चार्ज एक पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी है जो शो करता है, और उसके शो होने से
पता चलता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, वर्ड का यूज करेंगे, अच्छे से पहले लिख लेते हैं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट और इंटरनल, बहुत सारा यूज कर सकते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ elementary particle of matter due to which it applies forces on अदर बॉडीज या अदर ऑब्जेक्ट, जो भी लिखना लिखो, सिंपल लिखने का। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक और इनहेरेंट और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्सेज ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। अब सुनो ध्यान से, ध्यान बढ़िया से। चार्ज क्या है ये क्लियर हो गया। एक यहाँ वर्ड है इंट्रिंसिक, कभी है इनहेरेंट। जैसे हम बताते हैं कि इंट्रिंसिक और इनहेरेंट, इंट्रिंसिक और इनहेरेंट का मतलब होता है अंदर की प्रॉपर्टी, इनसाइड वाला प्रॉपर्टी। जैसे मान लो एक बच्चा है, एक लड़का है, अभी वो खूब हंस रहा, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहा है कि बहुत खुश मिजाज है ये, लेकिन अगर उसको कोई एक लगा दिया तो उसके बाद उसका दूसरा वाला रूप दिखता है, क्योंकि उसके अंदर वो है इसीलिए वो दिख रहा है। तो वही जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो किसी भी पार्टिकल के अंदर का है, एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर का है, ठीक है। वो कैसे दिखता है आप समझ, जैसे मास था, पहले सिर्फ हम लोग मास देख रहे थे, लेकिन जैसे उसको रखा गया तो उसमें एक जो चार्ज था वो दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट को ही क्या बोलते हैं? इंटरनल और इंट्रिंसिक, क्लियर, ऑफ किसका? एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, ऑफ मैटर ड्यू टू विच चार्ज हुआ तब क्या होगा? फोर्सेस अप्लाई होना शुरू होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होना शुरू हुआ एक दूसरे पर। एक बॉडी पे चार्ज है प्लस, दूसरे बॉडी पे चार्ज है निगेटिव, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो चार्ज क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मैटर का। एक्चुअली पार्टिकल होता है, पार्टिकल कहाँ होता है? मैटर, एटम के अंदर। एटम कहाँ होता है? मैटर के अंदर। तो इसमें जो बोलना है बोल दो, वो लैंग्वेज से उतना कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, अब ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये कैसे होता है? क्या नेचुरली होता है या इसको पाया भी जा सकता है, एक्वायर्ड भी किया जा सकता है? ये नेचुरली भी होता है और इसको एक्वायर भी किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है। मतलब बॉडी चार्ज हो गया तो उसने चार्ज को एक्वायर कर लिया। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो उसने चार्ज को क्या किया? एक्वायर किया। और नेचुरली भी होता है। तो नेचुरली क्या है? नेचुरली चार्ज पार्टिकल कौन सा है? ये है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल से, याद रखिएगा, ये नेचर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेचुरली चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलो, तो चार्ज के डेफिनेशन भी समझ गया, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाला। तो ये जो चार्ज मिला था, थोड़ा सा हिस्ट्री हम पहले वाले मतलब वीडियोज़ में बताएं, थोड़ा सा खाली हिस्ट्री समझ लो कि चार्ज जो मिला था पहले, वो हम बता रहे थे फर्स्ट वाले वीडियो में कि ग्रीक फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ है। चार्ज का डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये चार्ज सबसे पहले कहाँ मिला? तो फर्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया कि वो अंबर पे मिला। उसको सबसे पहले नोटिस किसने किया? तो ग्रीक फिलोसफर में, और ग्रीक फिलोसफर का नाम था, सबसे पहले नोटिस किसने किया? तो ग्रीक फिलोसफर ने, और वो ग्रीक फिलोसफर का नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस, ठीक है। तो थेल्स ऑफ माइलेटस ने सबसे पहले क्या किया? चार्ज को ऑब्जर्व किया, और ये चार्ज किस पर था? अंबर पे। क्लियर हुआ? अंबर के बारे में डिस्कस कर दिए थे कि अंबर रॉड को जब रब किया जा रहा था, ठीक है, सिल्क के साथ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा था।
वो प्रॉपर्टी कैसा था, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था। लाइटर पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, अपने तरफ अंबर अट्रैक्ट कर ले रहा था। तो अगर कोई पूछता है कि हु डिस्कवर फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ पता है फर्स्ट वाले वीडियो में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होना क्या बोलते हैं। तो जिसको मालूम नहीं है वो फर्स्ट वाला वीडियो थोड़ा रेफर कर ले, वहाँ जाके देख सकता है, ठीक है। तो ये थेल्स ऑफ वायलेटस ने अंबर पर सबसे पहले देखा था चार्ज को। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन से हमारे पास बहुत सारा कंक्लूजन मिलने वाला है, तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा कि कितने काइंड ऑफ चार्जेस है, चार्ज के कितने काइंड होते हैं, ऐसे पता है, लेकिन उसको फील करो ऑब्जर्व करने के बाद। ऐसा समझो कि हमको मालूम नहीं था, तो हम कैसे पता लगाए, तो साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे अच्छे से। ये ऑब्जर्वेशन के लिए जो पहले सामान लिया गया उसका लिख देते हैं एपरेटस। वो क्या क्या था, देखो ध्यान से। ग्लास रॉड लिया गया, प्लास्टिक का रॉड लिया गया, थर्ड में वुल है या सिल्क है कोई कपड़ा, ठीक है। और फोर्थ क्या, अब हम लोगों ने पिथ बॉल लिया। पिथ बॉल देखे भी होंगे। पिथ बॉल बेसिकली क्या है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है जो स्टाइरोफोम का बना होता है। ये स्टाइरोफोम क्या होता है, एक एक्सपेंडेड प्लास्टिक होता है। हम दिखाते हैं, तुम 1 मिनट में पहचान जाओगे। याद करो कि जैसे पैकिंग होता है खाना के लिए, जैसे चाउमीन, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टाइरोफोम, ठीक है। इसी का बना होता है पिथ बॉल। तो पिथ बॉल क्या करता है, ये इस पर चार्ज बहुत जल्दी तेज़ी से आता है। तो जब हम लोग चार्ज को या किसी रॉड को उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये पिथ बॉल का समझ में आ गया। तो ग्लास है, प्लास्टिक है, वूल है और सिल्क है। अब देखो, अभी हम लोगों ने पहला स्टेप थोड़ा अच्छे से देखते जाएंगे। फर्स्ट वाला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 2 ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2, अच्छे से देखना तो गौर से यहाँ पे, और इसको हम लोगों ने रब किया, ठीक है। किसके साथ, सिल्क के साथ। दोनों को एक बार किए रॉड 1 को, दूसरे बार रॉड 2, किससे किए, सिल्क से किए। अब दूसरा स्टेप में देखो, एक थ्रेड से, सिल्क थ्रेड से क्या किए कि एक रॉड नंबर 1, ग्लास रॉड जो था, रॉड नंबर 1 को लटका दिए। जब हम लोग कभी भी रब करेंगे तो क्या होगा, बॉडी तो चार्ज्ड होगा, इतना मालूम है। जब चार्ज किए तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, सिल्क पर नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग रॉड 1 पे चार्ज किस तरह का आ गया, पॉजिटिव चार्ज। रॉड 2, ग्लास रॉड 2 को सिल्क से जब रब किया गया होगा तो भी किस तरह का चार्जेस आ गया, एग्जिस्ट हुआ इस पर, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो क्या होगा, अब जब रॉड 1 और रॉड 2 को नज़दीक लेकर आया गया तो अब दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल कर दिया। क्लियर। और यहाँ भी सिल्क का जो रोआ है, जिसको स्ट्रैंड बोलते, एक किनारे का दूसरे किनारे का रब किया गया होगा पूरा, तो दोनों किनारे का रोआ भी जो है वो भी क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जब रब किया गया तो ये भी चार्ज हो गया, और दोनों कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया पूरा। तो इसका रोआ भी क्या हो रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास रॉड दोनों यहाँ भी रिपेल कर दिया, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में याद रहना चाहिए कि ग्लास रॉड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया चार्ज। ये हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चीज़ और समझा देते हैं यहाँ पर कि ये सर आप अपने से ले रहे हैं क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, एक सीरीज़ बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़, वहाँ पे पता चलेगा कि किसको रब करने से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये कन्वेंशन के हिसाब से ले लिया गया, मान लो अभी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है तो
ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर दोबारा दोहराएं। किस केस के लिए? प्लास्टिक के लिए। तो अब हम लोग प्लास्टिक और कैट फर, ठीक है, कैट्स फर को ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले ग्लास रॉड को लिए थे और किसको लिए थे? वूल, और यहाँ पे और करके कैट्स फर भी लिख लो, चलेगा। अब प्लास्टिक को कैट्स फर से रब करेंगे। सेम यहाँ भी दो प्लास्टिक लिए, और जब हम लोग रब करते हैं प्लास्टिक 1 वाले को और प्लास्टिक रॉड सेकंड वाले को रब करते हैं कैट्स फर से, तो अब होता क्या है कि ये जो कैट्स फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ये प्लास्टिक वाला याद रहेगा। अब फिर एक प्लास्टिक वाले को हम लोग क्या किए? सस्पेंडेड कर दिए और दूसरे वाले को इसके क्लोज लेकर आए। तो अब क्या होगा? ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। देखो रिपेल, यहाँ पर बात समझ में आया। दो प्लास्टिक रॉड, एक प्लास्टिक रॉड को एक बार फिर से, और यहाँ भी क्या होगा? दोनों का स्ट्रैंड क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ तक रियलाइज हुआ। तो हमारे पास क्या हो गया कि ग्लास रॉड जो था, ग्लास रॉड वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। सिल्क कैसा हो गया? निगेटिव। प्लास्टिक वाला रॉड कैसा हो गया? निगेटिव। और कैट्स फर कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये कंक्लूजन निकला। तो अभी जो हम लोग लटकाए हुए थे, एक सस्पेंडेड किए हुए थे, कौन सा? ग्लास रॉड 1 वाला, याद करो, सस्पेंड किए थे। अब हम लोगों ने प्लास्टिक को लेके देखे, उसके नजदीक लेके गए प्लास्टिक रॉड पे, और प्लास्टिक रॉड पे कैसा है? निगेटिव चार्ज। तो अब क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा ना, अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? देखो एक चीज यहां से कंक्लूजन हम लोग को समझ में आ रहा है कि ग्लास रॉड को तो एक बार वूल से कर लिया, प्लास्टिक को कैट्स फर से कर लिया, और दोनों अलग अलग चार्जेस गेन किया। और जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क से, दोनों ग्लास रॉड को जब नज़दीक लेके आए तो क्या कर रहा है? मतलब ग्लास रॉड को अगर वूल से हम लोग रब कर रहे हैं एक रॉड को और दूसरा रॉड को भी, तो दोनों पे कैसा चार्ज आ जा रहा है? सिमिलर चार्ज, ग्लास रॉड 1 पर भी और ग्लास रॉड 2 पर भी। और जब उन लोगों को नज़दीक रख रहे हैं दोनों रॉड को, तो क्या हो जा रहा है? रिपेल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब प्लास्टिक को कैट्स फर से रब किया गया तो इस प्लास्टिक रॉड, दोनों प्लास्टिक रॉड पे सेम आया। ठीक है, प्लास्टिक रॉड पे कैसा आ गया? निगेटिव ग्लास रॉड पे। अब जब इन लोगों को एक दूसरे के नज़दीक रख रहे हैं, नियर रख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट कर ले रहा। तो यहां से पता ये चल रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चलो यहां तो क्लियर। अब और पिथ बॉल वाले में अब हम लोग क्या करें? पिथ बॉल को ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? 2 पिथ बॉल है सपोज, तो प्लास्टिक रॉड जो था, जो निगेटिवली चार्ज था, इसको हम लोग 2 पिथ बॉल है, ठीक है, इस तरीके से टच कर दिए। यहाँ सिर्फ कांटेक्ट किए, कांटेक्ट, ध्यान से देखना, कांटेक्ट किए, कुछ हम किए नहीं। प्लास्टिक रॉड को लाएं और यहाँ सिर्फ टच किए, इसको भी टच कर दिए। टच करने के बाद ये क्या दिख रहा है कि दोनों कैसा हो रहा है? रिपेल हो रहा। फिर से सुनो, प्लास्टिक रॉड को लाए, एक बार इसे यहाँ टच किए, एक बार यहाँ टच किए, और देखो अच्छे से देखो यहाँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है। जैसे ही टच कर रहे हैं बॉडी चार्ज हो जा रहा है। कैसा चार्ज? जिस तरीके का रॉड को लेकर आ रहे हैं, निगेटिव ला रहे हैं तो निगेटिव दोनों में, उसी तरीके से अगर हम लोग ग्लास रॉड को लाएंगे तो पॉजिटिव हो जा रहा। तो यहां से हो रहा, पता चल रहा है कि चार्ज जो है इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये ट्रांसफर भी होता है। कैसे हो रहा? बाय कांटेक्ट। क्लियर हुआ? कांटेक्ट किए, चार्ज ट्रांसफर हो गया।
अब हम लोग यहाँ पर हम लोग कौन सा लाए थे, प्लास्टिक वाला, और यहाँ पे कौन सा लाए, ग्लास वाला। अब क्या कर रहे हैं, इन्हीं दोनों में से एक में प्लास्टिक को टच कर रहे हैं तो कैसा हुआ, नेगेटिव, और दूसरे वाले में ग्लास रॉड का, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हम लोग में एक ड्रास्टिक चेंज दिखना, क्या दिखा कि दोनों अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, कंक्लूजन भी साथ में बता दिए, सिमिलर सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पर पिटवाल बॉल वाला भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लिए, ठीक है ना। चलो, कुछ बड़ा बात तो था नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग जब रबिंग कर रहे हैं या पिट बॉल से जब टच कर रहे हैं तो हमारे पास दो काइंड का एंटिटीज मिल रहा, दो तरह का चीज़ मिल रहा है, और वो इससे ये पता चल रहा है कि जो टू काइंड्स ऑफ एंटिटी है दैट इज नोन एज चार्ज, वही क्या है, चार्ज है। ये दो तरह का जो एंटिटी मिला, दो तरह का जो चीज़ मिल रहा है, एक बार जब रब कर रहे हैं ग्लास को सिल्क से तो एक अलग एंटिटी मिल रहा, एक बार प्लास्टिक को जब कैट्स फर से कर रहे हैं तो एक अलग एंटिटी मिल रहा है, और जब दोनों को नज़दीक रखते हैं तो अट्रैक्ट होने लगता है। तो इससे पता चला कि दो अलग तरह का एंटिटी मिल रहा है, और वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि जो ग्लास रॉड था और जो सिल्क था, क्लियर, तो ग्लास रॉड पे एक अलग तरह का आ रहा है चार्ज, और सिल्क पे कुछ दूसरे टाइप का, अदर टाइप्स का, या अदर काइंड लिखते हैं, ठीक है, अदर काइंड का बन रहा, ठीक है, ग्लास रॉड। इस पर कैसा आ जा रहा, पॉजिटिव आ जा रहा, इस पर आ जा रहा निगेटिव। क्लियर हुआ। अब देखो, ध्यान से देखो कि दोनों रॉड को तो नज़दीक लेकर आए थे। अब जब सिल्क था, यहाँ पर सिल्क से रब किया गया था ना ग्लास रॉड को, तब ना पॉजिटिव हुआ था, ये निगेटिव हुआ था। अब थोड़े देर के बाद अगर हम लोग ग्लास रॉड को लेकर आते हैं तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को देखो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब अच्छे सुनोगे ध्यान से, ये तो समझ में आ रहा है कि सिल्क से जब रब किए थे तो ग्लास पॉजिटिव हो गया था, और जब दो पॉजिटिव को ला कर रखे थे रॉड को तो दोनों रिपेल कर रहा था। लेकिन वही ग्लास रॉड को जब प्लास्टिक के पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब फिर से जब वापस आएंगे सिल्क के पास तो ये दोनों में अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं होगा। कुछ देर के बाद इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई मतलब ख़त्म हो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नलीफाई आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक पर जो जिस तरीके का चार्ज है दूसरे पर है, ये जब दोनों मिलता है तो एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। इससे पता ये चला कि एक जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने नेमिंग दिया, नाम दिया दोनों काइंड, वन काइंड और अदर काइंड बोल रहे हैं ना, तो एक का नाम दिया पॉजिटिव और दूसरे का नाम दिया निगेटिव। इस नाम के पीछे पॉजिटिव और निगेटिव रखने का जो फिलॉसफी था वो बेसिकली ये था कि सेम अमाउंट का अगर चार्ज को ऐड किया जाए, मतलब सेम एंड डिफरेंट वन काइंड और अदर काइंड वाले को जब हम लोग ऐड करते हैं तो सम इसका दोनों का क्या हो जाता है, ज़ीरो। हम लोग जानते हैं ना कि कोई चीज़ जब मिलता है तो कुछ एक नया चीज़ बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O बना। तो ये ऐसा काम किया कि दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। बिकॉज यहाँ से कुछ देर के बाद जब एक दूसरे को नज़दीक लाया जा रहा तो वो क्या कर दे रहा है, नलीफाई, ख़त्म कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है उसका इफेक्ट। इसलिए इसका नाम रखाया गया क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये तो समझ में आ गया, ये पहले से भी मालूम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको रखा। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्टिंग चीज़ कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है या निगेटिवली या न्यूट्रल, तीन तरीके का बॉडी मिलेगा। अब इन तीनों बॉडी में कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। देखो जैसे ध्यान से, ये एक बॉडी है,
ये दूसरे टाइप का बॉडी है और ये थर्ड टाइप का बॉडी है। ठीक है, अभी आपको कोई पूछेगा ये किस तरीके का बॉडी, तो आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का क्या मतलब है कि जब कभी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, अगर बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तरीके का। दूसरा इसका बोलने का क्या तरीका होता है, हम लोग को इतना मालूम है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसको आसानी से अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ सकते हैं, मतलब 2 + 3 तो 5, 2 - 3 तो -1। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 3, तो हम लोग जोड़ रहे हैं, क्यू नेट निकाल रहे हैं टोटल, तो +3 - 3 मिल के टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो जब क्यू नेट का वैल्यू 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज है वो ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज से, तो जो बड़ा होगा उसका इन्फ्लुएंस वैसा ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर, इसीलिए नाम हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब कोई पूछता क्यू नेट क्या होगा सर, तो आराम से निकालो, 3 कूलम - 2 कूलम कितना हो गया, 1 कूलम। तो ये जो क्यू नेट आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसीलिए बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो क्यू नेट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा कभी भी, तो वो कैसा बॉडी होगा, पॉजिटिवली। सिमिलरली निगेटिव, दैट इज नोन एज निगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर, क्यू नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 है कूलम, -4 कूलम है, तो देखो -1 कूलम आया। तो क्यू नेट का जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है ना, बात समझ में आ रहा? तो ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, नंबर ज़्यादा हो गया। एक दो अंदाज है बोलने का, एक है नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव और एक है क्यू नेट। ठीक है, टोटल के टर्म में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल उठता है, यहाँ से बहुत लॉजिकल सवाल है कि अगर पॉजिटिवली है या न्यूट्रल है कोई बॉडी, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहे या निगेटिवली, तो क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर हम बात किए रहे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो क्या सर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो क्या निगेटिव आ गया या पॉजिटिव निकल गया, हम कैसे देखें इसको। तो सुनो ध्यान से कि कभी भी बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो, चार्ज का इधर उधर जाना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना या उस पर आना किसी बॉडी पे। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा जो चार्जिंग होगा, ऑलवेज चार्जिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसी पर आ गया या चला गया, ये क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। तो कभी भी चार्जिंग जो होगा ऑलवेज वो किस टर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस पे पॉजिटिव नहीं आया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव निकल गया है। यहाँ पर अगर ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो यहाँ पर पॉजिटिव कम या ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आया। क्लियर। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमेशा किस टर्म में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। ऐसा कोई पूछता है कि होता क्यों है सर, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं होता, प्रोटॉन्स क्यों नहीं निकलता। तो एक सीधी आंसर है कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे मतलब इलेक्ट्रॉन से काफ़ी हैवी है, देखो वेट ज़्यादा है। वही वाला एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे पतला है बच्चा, एक मोटा बच्चा है, बोला खड़ा हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा, पतला वाला खड़ा होगा। क्यों, बिकॉज इसका मास कम है। क्लियर हुआ।
तो वही समझना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है ना कि प्रोटॉन्स। क्लियर क्यों है ये भी समझ में आ गया। चलो यहाँ पे हम लोग बॉडीज़ देख लिए, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज वगैरह सारा चीज़ हम लोग देख ली, चार्ज क्या है ये सब क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग यूनिट पे आते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इम्पॉर्टेंट है। इसका 3 तरीके का यूनिट होता है, सही है। एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिखेंगे हम लोग। एसआई यूनिट क्या है? कूलम। इसको शो किया जाता है सी से, ये मालूम होगा। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर। इसको और भी नाम से जाना जाता है स्टैटिक कूलम। ठीक है, और स्टैट कूलम बोल सकते हैं। देखो ये सब यूज होगा। या इसको बोला जाता है फ्रैंकलिन। क्या है? फ्रैंकलिन, दैट इज डिनोटेड बाय एफआर। कोई इशू नहीं, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको ईएसयू लिखा जाता है, इसको स्टैटिक कूलम भी बोलते हैं और स्टैट कूलम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अब देखो, स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। अच्छे से याद रखोगे क्योंकि ये बहुत पूछता है एग्जाम में। 9 ESU ऑफ चार्ज। क्लियर। इस पर आएंगे हम लोग। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये देखेंगे अभी हम लोग थोड़ा। चलो इतना याद रखो, छोटी छोटी बात। अब रिलेशन तो हम लोग देख लिए एक में, और भी है रिलेशन, वो देखते हैं। 1 EMU। हाँ, अब और भी रिलेशन है उसको। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो देखते हैं किसका? 1 MU और 1 ESU का। तो हमने पढ़ा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम 1 ESU निकालें तो 1 कूलम बाई कितना होगा? 3 × 10⁹। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करोगे 1 EMU बाई 1 ESU करोगे, दोनों को डिवाइड, तो करने से कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻10। देखो डिवाइड करके। तो ये याद रखना है, रेशियो पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। हाँ, तो यहाँ से, हाँ इतना बात समझ में आया। तो इसमें हम एक बात लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻, कितना आ गया था? 9 ESU इज इक्वल टू 1/10 EMU। ये पूरा रिलेशन हो गया। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU निकाल सकते हैं। यहाँ तो सब कुछ दिया हो, देखो ये सेम लिख दिए हैं। यहाँ पर 1 कूलम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 EMU। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन। उसको FR से शो करेंगे। और लार्जेस्ट हो जाएगा आपका फैराडे। ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं। इसको फैराडे को देखो ध्यान से, फैराड नहीं फैराडे। ठीक है, हाँ। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट कौन सा हो गया? फैराडे। कुछ प्रैक्टिकल भी है यूनिट। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट में आ जाएगा आपको एम्पियर आवर।
कभी कोई क्वेश्चन रहता है कि 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्ब, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला मालूम है, Q इज इक्वल टू IT होता है। अगर हम एक यूनिट में रखें तो चार्ज क्या कितना हो गया 1 कूलम्ब, करंट का कितना होगा 1 एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग को मालूम है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, लेकिन एम्पियर क्या है यहाँ पर, आवर है। तो चेंज कर लेंगे आराम से, क्या करेंगे हम लोग 1 एम्पियर आवर, तो आराम से लिखेंगे 1 एम्पियर आवर को कितना 3600 सेकेंड लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकेंड, क्लियर है। और 1 एम्पियर सेकेंड को कितना लिखा जा सकता है 1 कूलम्ब, तो 3600 क्या हो जाएगा ये कूलम्ब। समझ में आ गया। एक और देखो, एक होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, ये याद रखोगे। एक फ़र्क होता है जो अक्सर मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा फैराड मिलेगा और एक होगा फैराडे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लो। फैराडे क्या होता है, फैराडे है यूनिट ऑफ चार्ज, फैराड नहीं फैराडे, और फैराड जो है दैट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसको जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस एक चैप्टर है उसमें देखेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क समझ लो, अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिट फैराड, फैराड भी लिखता है ऑप्शन में, यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराड भी लिखा रहेगा, फैराडे भी लिखा रहेगा। तो ये समझना, ये क्या है यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे, क्लियर। इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में बहुत सारा यूज़ करेंगे वो देख लेता है छोटा छोटा। जैसे 1 माइक्रो कूलम्ब पूछा था 10⁻⁻6 कूलम्ब, 1 मिली कूलम्ब 10⁻⁻3 कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब दैट इज 10⁻⁹ कूलम्ब, और 1 पीको कूलम्ब दैट इज 10⁻⁻12 कूलम्ब। ये सब यूज़ होता है यूज़, ठीक है। 2-3 तो वर्ड को समझ लेना अच्छा है कि जैसे कभी माइक्रो दिया हो, मान लो कि 9 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो 9 इंटू कितना कर देंगे 10⁻⁻6 कूलम्ब, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ होता है। जैसा भी हम बताएंगे, सपोज 1 सेंटीमीटर दिया हो, मीटर में चेंज करना हो तो डायरेक्ट लिख देंगे, अब वो 1/100 वाला, ठीक है। चलो तो क्लास आज का यही रहने देते हैं हम लोग। व्हाट इज़ चार्ज पढ़ लिए पूरा, ठीक है ना। हाँ, तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग आज का टॉपिक पूरा फिनिश कर दिए, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है सारा डिटेल पढ़ लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके बनाना है उसको। और किसी तरह का भी डाउट होता है तो फ्रीली पूछ सकते हो। और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा तो, क्योंकि ये मैं प्रॉपर डालने वाला हूँ, हमेशा डालने वाला, अगर सही लग रहा तो एज़ यूजुअल आप लोग जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे पता होगा। तो आपको किसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आप जो बेहतर कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। मेरा एफर्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।